बताओ कौन कौन से क्वेश्चन है। सर 29 and 30। 29 है। अच्छा ये आपको ये आपसे हटा दिया है मेरे ख्याल से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ना। ओके सर। हाँ इसीलिए आपको दिक्कत आई होगी। आंसर 30। हाँ 30 भी, ये दोनों हटा दिए हैं आपके उससे, ये ग्राफ वाला। ओके सर। ये श्रोडिंगर का ही आता है साई स्क्वायर, जिसे कहते हैं साई ओके सर। सर 32। 32 में देखो, एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो, एक फॉर्मूला था एंगुलर मोमेंटम का, वो है सर रूट एल एल के टर्म्स प्लस में। एल हाँ प्लस हाँ हाँ हाँ, यस सर। अंडर रूट एल, एल नहीं प्लस सर, 1 मुझे इसमें कंफ्यूजन ये है, ऑप्शन सी इज राइट। एच अपॉन 2 पाई। अब देखो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आएगी, डी, डी के लिए एल की क्या वैल्यू है, सर एल की वैल्यू 2 आएगी। 2 हो जाएगी। अब इसको यहाँ रख दो, यस सर। यहाँ रखेंगे 2 इंटू 2+1, और ये हो जाएगा एच अपॉन 2 पाई। यस सर। कौन सा आंसर होगा? सर ऑप्शन सी आया मेरा। नहीं, सी तो गलत है ना। देखो 3 हो गया ना, 2+1 3, 3 2 जा 6, यस सर। अंडर रूट 6, और एच अपॉन 2 पाई को हम क्या भी कहते हैं, एच हैश भी कहते हैं। यस सर। ओके, एच ये हैश एच है इज, से। हाँ एच हैश इज इक्वल टू एच ओके अपॉन। ओके सर। ओके सर। ऑप्शन ए। ऑप्शन। और इसके अलावा, आंसर 50। क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा 50, बाकी सब कर लिए ये। यस सर। 50 है, 50 तो वही है जो अभी हमने किया था, ये डेल एच और डेल एच वाला, ये डेल टी, और ये डेरिवेशन हो जाता है। यस ये सर, इसमें मुझे ऑप्शन सी या डी में से लग रहा है। हाँ ये वाला भी सही है, एच, बी भी सही है। हाँ। अब वो सी कह रहा है, कौन सा लगा आपको ऑप्शन? सर डी लग रहा है मुझे। डी है जो रॉन्ग। यस सर। डी में कह रहा है कि एनर्जी ऑफ 2s, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये गलत कह रहा है। हाँ, जब हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है कि 2s और 2p सब बराबर हो जाते हैं। हाइड्रोजन के केस में देखो, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला आपको बताया नहीं था, जब हाइड्रोजन यानी स्पेशल हाइड्रोजन लाइक एटम का केस होता है तो 1s ऐसे हो जाता है, 2s, फिर 3s, 3p, 3d, ये तीनों बराबर हो जाते हैं हाइड्रोजन के केस में। फिर 4s, 4p, 4d, केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के केस में यह होता है। बाकी के केस में हम कौन सा रूल लगाते हैं, अबाव प्रिंसिपल। और अबाव प्रिंसिपल में भी 2p की एनर्जी ज्यादा होगी 2s से। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहा है, 2s की एनर्जी लेस देन है 2p से। हाँ ये वाला ऑप्शन इसका डी ही वो है, रॉन्ग ऑप्शन है, इनकरेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में ये वाला सीन होता है, केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के केस में ये वाला होता है। बाकी केस में अबाव रूल लगता है, वो जो हमने किया था 1s 2s करके। तो इसलिए डी इज द राइट आंसर, डी इज इनकरेक्ट। ओके सर। और इसके अलावा सर इतने ही करे, 51 तक करे मैंने भी। अच्छा, तो एसर्शन रीजन भी भेज दूं मैं अभी आपको इसके आगे। यस सर। सर मुझे एक बार आप हाँ हाफ फील्ड, फुली फील्ड और उस और ये वाली, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला करवा दोगे? हाँ, चलो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। देखो, जो भी हाफ फील्ड या फुली फील्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सबसे पहली बात। हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो भी ऑर्बिटल होता है, हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो, हाफ फील्ड या फुली फील्ड होती है जो, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फुली फील्ड ऑर्बिटल है जो, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, औरों के कंपैरिजन एनर्जी मोर होती है
एज कंपेयर टू अदर, एज कंपेयर टू अदर। इसका रीजन है, दो रीजन है। पहला रीजन है इसमें सिमेट्रिकल वाला, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जो सिमेट्री होती है वो हाफ फील्ड और फुली फील्ड की सिमेट्री ज्यादा होती है। तो जितना सिमेट्री ज्यादा होगी उतना तो जो हाफ फील्ड है या जो फुली फील्ड होते हैं ये मोर सिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे मैंने कहा P3, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो गया, या फिर P6 तो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जब सेम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन जब एक जैसे ही चारों डायरेक्शन में हो गए तो सिमेट्रिकल हो गया, और जो भी सिमेट्रिकल होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे कोई चीज आपने रखी है सिमेट्रिकल है तो ये क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कोई चीज आपने पेन रखोगे आप ऐसे करके तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है उतना। तो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका पहला रूल ये है। इसी वजह से हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ओवरऑल सेम होता है, इक्वल होता है ऑल डायरेक्शन में। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज का मतलब जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा एनर्जी रिलीज होती है उस समय, एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देयर पोजीशन। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी, निकलेगी बाहर। ठीक है, तो हो जाएगा एक्सचेंज, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो जितनी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी, यानी जितनी एनर्जी ज्यादा निकलेगी बाहर, उतना क्या होगा, उतना उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है ऑर्बिटल की, और स्टेबिलिटी क्या होती है उसकी, मैक्सिमम हो जाती है। तो अब कैसे निकालेंगे एक्सचेंज एनर्जी को, तो क्या करते हैं, उन्होंने एक एग्जांपल दिया आपकी बुक में D1 करके। D1 में देखो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं, D1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। जो नंबर ऑफ एक्सचेंज होता है इसमें वो 0 हो गया, क्योंकि एक्सचेंज तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर D2 होगा तो कितनी जगह पे एक्सचेंज कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होंगे उतनी एनर्जी ज्यादा निकलेगी। तो ये दोनों एक ही एक्सचेंज को कर सकते हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंज 1 हो गए। D3 को देखा उन्होंने, तो D3 को कैसे देखेंगे, D3 में ये हो गया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो अब यहाँ पे कितने एक्सचेंज करते हैं, ये जो ये है ये 2 के साथ एक्सचेंज कर सकता है। अब ये वाला 1 के साथ एक्सचेंज कर सकता है, तो 2 + 1 यानी ओवरऑल 3 एक्सचेंज हो गए। यस। तो अब D4 है, D4 मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो अब उसने देखा कि कितना एक्सचेंज कर रहे हैं ये लोग, इस केस में कितने एक्सचेंज जाएंगे, ये वाला इन तीनों के साथ एक्सचेंज करेगा तो 3 हो गए, ये वाला इन दोनों के साथ एक्सचेंज करेगा तो 2 हो गए, और लास्ट में दोनों एक्सचेंज 6 हो जाएंगे। 6 एक्सचेंज। और D5 यानी हाफ फील्ड वाले को देखा उसने, जो हाफ फील्ड होगा 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, इसका जो एक्सचेंज होगा ये कितने एक्सचेंज करेगा, 4। फिर उसके बाद ये सेकंड वाला 1 2 3, हाँ 3 ये करेगा, फिर ये वाला 1 2 ये करेगा, और लास्ट में 1। तो उसने कहा जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ, तो इसमें इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी देखेंगे तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर वो कैसे आएगा, D5 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर D4, फिर D3, फिर D2 और लास्ट में D1। तो D1 होता है हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होता है D1। तो D1 भी कोई रहना पसंद नहीं करता है, जल्दी से निकल जाता है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ेंगे उतना एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, उतनी एक्सचेंज एनर्जी यानी उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी।
जब ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये लॉजिक दिया था उसने हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड का। तो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं औरों के कंपैरिजन में। उसके दो रीजन है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और एक हाई एक्सचेंज एनर्जी। सर ये एक्सचेंज वाला पी के केस पे भी हो सकता है ना? हाँ पी एन एफ के केस पे? हाँ, सबके केस में होता है वो। पी के केस में देखो ओके P1 है, लेकिन जो बुक में आपको दिया है वो डी वाला दिया है। इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज 0 हो जाएगा P1 में। अगर हमने यस P2 सर। किया तो इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होंगे? 1 ही एक्सचेंज हो पाएगा। सर 1। और अगर हमने P3 किया है तो इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो जाएंगे? सर इसमें 3 हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे। औरों के कंपैरिजन में ज्यादा है तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो P3 की ओके ज्यादा सर। होगी, फिर P2 की। P1 हाईली अनस्टेबल होगा। तो ये लॉजिक दिया था हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड का। यस सर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये याद करना है अबव प्रिंसिपल वाला, अबव का 1s, ओके सर। फिर 2s, 2p, इसको लिख के याद देन करो। 3s, 3p, 3p, 3d, 4s, 4s, 4p, 4d, 4f, फिर है 5s, 5p, 5d, 5f, ऐसे 6s, 6p, 6t एंड 6f, फिर है 7s एंड 7p। अब बताओ सबसे पहले कौन फिल होगा? ये। और s में मैक्सिमम 2 सर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। फिर ये वाला 2, यस। फिर उसके बाद p पे जाएगा, p के बाद फिर 2p, फिर 3s, उसके बाद फिर 3p के बाद 4s, फिर 3d में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 4p, फिर 5s। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल करते चले जाओ। अब आप कितने का भी पूछोगे कि किसका बनाना है बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अकॉर्डिंग फिल करते जाओ। आपको सिर्फ ये होना चाहिए p में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, और s में, p में 6, d में 10 और f में 14 से ज्यादा नहीं हो सकते। बस ये ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाओ। आपके पास सपोज करो 20 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से फिल कर दो 2 और 2, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12 और 12 + 6 18, 18 + 2 20, ये 20 हो गया। अगर इसको शॉर्ट करना है तो जो 18 है उसकी जगह पे नोबल गैस लिख दो। 18 कौन सा होता है? आर्गन, तो आर्गन लिख दो यहाँ पे, इसके बाद लिख दो 4s2। उससे पहले वाला नोबल गैस लिख के उसको ये लिख दो। तो ये आपका 20 का हो गया ना, कैल्शियम का। ये शॉर्टकट हो गया। लॉन्ग कट में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2, ये हो गया लॉन्ग फॉर्म में। और शॉर्ट फॉर्म में जो ऊपर लिख दिया, तो जो भी उसके पहले वाला जो नोबल गैस होगा उसको लिख देना है, तो वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगी। ओके सर। सर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबके साथ अप्लाई होते हैं, सिर्फ कुछ कुछ के साथ? हाफ फील्ड लगभग कुछ कुछ के साथ होता है। जो 24 है, 24 में हाफ फील्ड होता है और 29 में फुल्ली फील्ड लगता है। ठीक है, CUN CR पे? हाँ। ओके सर। बस बाकी आपके पास नहीं है, आपके पास 30 तक ही देते हो। उसके आगे देंगे तो उसके आगे आपको थोड़ा बहुत कुछ देखने पड़ेंगे। जो डी ब्लॉक में होता है उसमें दिक्कत आती है, बस बाकी का तो सिंपल होता है। ओके सर। हाँ, डी ब्लॉक में थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं उसके लिए, क्या कहते हैं, डी ब्लॉक में थोड़े एक्सेप्शनल केस हैं और भी। ओके सर। हाँ, ओके। और कोई भी देखो जो आपके दिमाग में आ रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता चल रहा है मुझे, तो आप बताओ मुझे, मैं बता देता हूँ आपको। बस उसमें क्या करना है, डी और एफ आपके पास है नहीं एक्चुअल में, डी और एफ है आपका, सर के का है 19, 19 में तो एलिमेंट सिंपल 19। है। 19 में तो एक कम कर दो यहाँ से बस। 19 में तो 20 में क्या है, ये 2 है, इसकी जगह पे 1 कर दो बस। के का कितना हो जाएगा? आर्गन ही हो जाएगा। यहाँ तक तो 18 तो ये है ना, 19 का मतलब 4s1, बस यहाँ पे भी 4s1, क्योंकि ये तो फिल हो गई होगा। अब आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 2 नहीं जाएगा।
ओके सर। और बताओ कि कैसे, इसको एक बार ट्राई करके देखो। 1 से 30 तक पूरा करो एक बार फिर से, 1 to 30, और फिर रैंडमली मैं कुछ देता हूं आपको इसके बाद, तो उसे करो। पहले लिख के करोगे और शॉर्टकट भी करो और लॉन्ग कट भी करो। ओके सर। ठीक है। यस सर। तो उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में आया या नहीं आया। जब प्रैक्टिस करोगे तब आ जाता है। ओके सर। और बताओ कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो मैं आपको अब रीजनिंग टाइप देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आंसर ऐसे ही करो। ओके देखो सर। इससे क्या होगा, देखो तो टाइम रिड्यूस हो गया हमारा, कम भी यूज हो रहा है और क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं। देखो अभी 50 क्वेश्चन आपने यस 50 हो गए ना। यस सर। हाँ, और इसके इसके बाद फिर इसमें रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है लगभग टोटल 76 हैं शायद, तो कुछ 76 भी हो जाएंगे। और यस सर। एनसीईआरटी भी लगभग हमने कर दिया है। एनसीईआरटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, मैं आज वापस कर लूंगा एक बार एनसीईआरटी। हाँ, फिर दोबारा करो उससे, क्योंकि रिपीटिशन होगी ना, नहीं तो एक बार भूल जाते हैं। फिर यस सर। उससे भी ओके। डाउट आएंगे, उसको भी मार्क लगा के फिर उससे भी पूछो। तो कोई भी चीज ओके छूटनी नहीं सर। चाहिए, चाहे बुक से हो, चाहे ये सैंपल हो, चाहे आपके पास और कोई बुक है तो वो भी देखो आप। ठीक है, वो सारी चीजें यस। सॉल्व कर दो। 11th स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो 12th आसान हो जाता है। 12th इजी है, 11th टफ है। ओके सर। हाँ ठीक, तो मैं भेजता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर। ओके, कोई थैंक यू दिक्कत सर। आएगी फिर पूछना मुझे। ठीक। ओके सर।